Hello everyone, today myself Munsha Srivastav is here to present my topic. My topic is concept attainment model. So let's begin. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. ये मॉडल दिया था जेरोम एस ब्रूनर ने 1956 में अपने कलीग्स के साथ, जैकलीन जे गुडनाउ और जॉर्ज ए ऑस्टिन के साथ. कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल हेल्प करता है स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने में कॉन्सेप्ट्स बाय एनालाइजिंग एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स. यहाँ बच्चों को एग्जांपल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके बेसिस पे वो उन्हें उनके जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और वो कॉन्सेप्ट तक पहुँचते हैं और वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं. नेक्स्ट इज CAM focuses on helping a student to understand a concept by identifying its critical attributes through a process of inductive reasoning. यहाँ पे inductive reasoning का यूज करते हैं बच्चे, जो होता है स्पेसिफिक से जनरल की ओर. उसके थ्रू बच्चे कॉन्सेप्ट के जो क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसे पहचानते हैं और कॉन्सेप्ट का अटेनमेंट करते हैं. ब्रूनर ने कहा है कि कॉन्सेप्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं. पहला है एग्जाम्पल, दूसरा है एट्रीब्यूट्स एंड तीसरा है एट्रीब्यूट्स वैल्यू. इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि एक टीचर को एप्पल पढ़ाना है क्लासरूम में, तो कॉन्सेप्ट हुआ एप्पल. इसमें वो सबसे पहले एग्जाम्पल देगी और भी फ्रूट्स का एप्पल के साथ, जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंजेस. फिर होता है एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स मतलब एप्पल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. लाइक हम एक कलर कह सकते हैं, उसका एक एट्रीब्यूट है. फिर है एट्रीब्यूट वैल्यूज. एट्रीब्यूट वैल्यूज क्या है? कलर है तो कौन सा कलर है? एप्पल रेड का होता है, येलो का होता है, राइट. तो ये उसके एट्रीब्यूट वैल्यूज होते हैं. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कैम के फीचर्स क्या हैं. सबसे पहला फीचर है इंडक्टिव अप्रोच. कैम में बच्चे क्या होते हैं, कैम के थ्रू बच्चे इंडक्टिव अप्रोच का यूज करते हैं, जो होता है जनरल टू स्पेसिफिक. इससे बच्चे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसे अटेन करते हैं. नेक्स्ट है एक्टिव लर्निंग. यहाँ बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेंट का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं क्लासरूम में, हाइपोथेसिस बना रहे हैं, जनरलाइजेशन कर रहे हैं. तो ये बच्चे यहाँ एक्टिव लर्नर्स होते हैं. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी. यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उन्हें गाइड किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करे खुद ही, ना उन्हें डायरेक्टली बताया नहीं जाता है कॉन्सेप्ट को. तो ये स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी प्रोसेस होता है. नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ कैटेगराइजिंग एक्टिविटी. ब्रूनर ने बोला है कि इसके 2 कंपोनेंट होते हैं. पहला है द एक्ट ऑफ कैटेगरी फॉर्मेशन, जो हम जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक इनफॉर्मल तरीके से भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि काऊ के 4 पैर होते हैं और या डॉग्स के 4 पैर होते हैं, तो हमने कॉन्सेप्ट का फॉर्म किया कि जितने ये लैंड एनिमल होते हैं सबके 4 पैर होते हैं, तो हमने एक कॉन्सेप्ट फॉर्म कर लिया. लेकिन जो दूसरा है एक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, जिसमें स्टेप्स होते हैं, फेजेस होते हैं. नेक्स्ट 1978 में विल्सन जॉयसे ने, जो ब्रूनर का कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल था, इसी बेसिस पे उन्होंने 3 और वेरिएशन दिए, या कह सकते 3 मॉडल्स दिए, जिसमें सबसे पहला मॉडल है रिसेप्शन मॉडल, दूसरा है सिलेक्शन मॉडल और तीसरा है अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मॉडल. रिसेप्शन मॉडल में हम बच्चों को एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स देते हैं, लाइक 2 कैटेगरीज देते हैं एग्जाम्पल्स की. वहीं सिलेक्शन मॉडल में हम अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं. और अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मॉडल में हम एक रैंडम हम बच्चों को एग्जांपल्स दे रहे हैं, किसी कैटेगरी कोई कैटेगरी फॉर्म नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम. अब इन मॉडल्स को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं. सबसे पहला है रिसेप्शन मॉडल. रिसेप्शन मॉडल में हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं ना, कि हम एग्जाम्पल्स जो देते हैं वो 2 कैटेगरीज में देते हैं. एक जिसे हम एक को कहते हैं पॉजिटिव एग्जाम्पल, दूसरे को कहते हैं निगेटिव एग्जाम्पल, लाइक यस और नो एग्जाम्पल. अब बच्चे क्या करते हैं, इन एग्जाम्पल को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल्स हैं वे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ही क्यों हैं. बच्चे इसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और इसके थ्रू वो कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट है सिलेक्शन मॉडल. सिलेक्शन मॉडल में बच्चों को एक टीचर ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं देता है उन्हें. यहाँ बच्चों से खुद कहा जाता है कि एग्जाम्पल्स को जनरेट करें और
टीचर क्लासिफाई करता है फिर जो वो एग्जाम्पल देते हैं कि वो यस एग्जाम्पल है कि नो एग्जाम्पल है, पॉजिटिव एग्जाम्पल है या निगेटिव एग्जाम्पल है। फिर बच्चे इसके थ्रू कॉन्सेप्ट को समझते हैं। थर्ड पार्ट इज अनऑर्गेनाइज मटेरियल मॉडल। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं किसी कैटेगरीज में नहीं मिलते हैं, कुछ कैटेगराइज करके नहीं मिलते हैं। यहाँ बच्चों को जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं बच्चे खुद ही उसे सॉर्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्लासिफाई करते हैं उन एग्जाम्पल्स को, और जो कॉन्सेप्ट है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब समझते हैं रिसेप्शन मॉडल के कंपोनेंट्स। रिसेप्शन मॉडल के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है फोकस। इसका फोकस होता है बच्चों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, ना कि रोड मेमोराइजेशन। नेक्स्ट है सिंटैक्स। सिंटैक्स एक इंटरेक्टिव पार्ट होता है जो क्लासरूम में हो रहा होता है। यहाँ पे टीचर सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है, फिर बच्चे उसके थ्रू हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है, फिर कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे जो टीचर होता है बच्चों को गाइड करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है। देन सोशल सिस्टम, क्योंकि यहाँ क्लासरूम में टीचर एग्जाम्पल्स देता है और यहाँ पे टीचर की ऑटोनॉमी भी रहती है क्लासरूम में, तो ये टीचर डायरेक्टर मॉडल है। लेकिन वही साथ साथ यहाँ पे बच्चे क्योंकि एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, जनरलाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो बच्चे भी यहाँ एक्टिव रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है, हम अब देखेंगे कि रिसेप्शन मॉडल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसके सिंटेक्स पार्ट को। इसके सिंटेक्स पार्ट में 3 फेजेस होते हैं। पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टीचर यहाँ पे सबसे पहले 2 कैटेगरीज देगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि हम टीचर आज मैमल का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल देगा जो मैमल्स के होंगे, जैसे डॉग, कैट, काउ, ह्यूमन। फिर निगेटिव एग्जाम्पल जैसे कि स्नेक, फ्रॉग, पैरेट, क्रोकोडाइल। अब बच्चे क्या करेंगे, इन कैटेगरीज को देखेंगे और ये सोचेंगे कि क्यों डॉग, कैट, काउ, ह्यूमन एक कैटेगरी में है और स्नेक, फ्रॉग, पैरेट, क्रोकोडाइल दूसरे कैटेगरी में, क्या सिमिलरिटीज हैं, क्यों इन्हें एक कैटेगरी में रखा गया है। बच्चे हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है, फिर नेमिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट होता है, फिर कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया जाता है। बच्चे इस कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं क्योंकि इनमें सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि ये इन सबके बॉडी के ऊपर हेयर या फर पाए जाते हैं। ये यंग वंस को बर्थ देते हैं, ये बेबीज को दूध पिलाते हैं अपने, तो वार्म ब्लडेड होते हैं, तो ये मैमल्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैमल्स की बात की जा रही है। बच्चे यहाँ पे समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट को। फिर फेज 2 में टेस्टिंग अटेनमेंट होता है। टीचर देखता है कितना अटेनमेंट हुआ है कॉन्सेप्ट का, इसीलिए वो फिर कुछ नए एग्जाम्पल्स देता है। वो जैसे पूछेगा डॉल्फिन यस और नो, लिजार्ड यस और नो, तो बच्चे डॉल्फिन के लिए बोलेंगे यस, लिजार्ड के लिए बोलेंगे नो। तो अब समझ में आ जाएगा टीचर को, हाँ बच्चों को कॉन्सेप्ट आ गया है। नेक्स्ट है फेज 3, एनालिसिस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। यहाँ पे टीचर बच्चों से डिस्कस करेगा कि उनके थॉट्स क्या हैं, डिस्कसिंग द रोल ऑफ हाइपोथेसिस एंड एट्रीब्यूट्स, इवेल्युएट करेगा स्ट्रेटेजी को। वो पूछेगा तुम कॉन्सेप्ट तक कैसे पहुंचे, क्या स्ट्रेटजीज तुमने लगाई, कैसे इवेल्युएट किया, कैसे आइडेंटिफाई किया, एनालाइज किया। तो ये था रिसेप्शन मॉडल। नेक्स्ट है सिलेक्शन मॉडल के एग्जाम्पल। इसे भी हम सेम कॉन्सेप्ट मैमल के थ्रू समझेंगे। इसमें सबसे पहले टीचर कहेगा बच्चों से कि मैं कुछ एनिमल्स का नाम लो और मैं बताऊंगा यस और नो अकॉर्डिंग टू जो ग्रुप मैंने सोच रखा है। तो बच्चे बोलेंगे काउ, स्नेक, डॉग, क्रोकोडाइल, ह्यूमन एक्सेट्रा। अब टीचर बोलेगा काउ के लिए बोलेगा यस, स्नेक के लिए नो, डॉग के लिए यस, क्रोकोडाइल के लिए नो, ह्यूमन के लिए यस। तो बच्चे सोचेंगे ये पर्टिकुलर एनिमल्स यस में क्यों है, क्योंकि कुछ तो कॉमन होगा ना इनमें, हमें उनके बारे में सोचना है, जो यस है उनके बारे में सोचना है। तो टीचर कहेगा बच्चे ऑब्जर्व करेंगे कि या कुछ तो कॉमन है, क्या सिमिलरिटीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। तो वो सोचेंगे हाँ ये लोग यंग वंस को बर्थ देते हैं, हेयर होता है बॉडी में, फर होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं, तो ये मैमल्स के बारे में बात हो रही होगी, राइट। तो बच्चों को यहाँ कॉन्सेप्ट रिवील हो गया कि मैमल है। अब
क्या होता है, टीचर टेस्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग को। तो वो पूछेगा कि डॉल्फिन, तो बच्चे कहेंगे यस, फिर चिकन के लिए बच्चे कहेंगे नो। तो अब समझ में आ गया कि हाँ, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मॉडल। यहाँ पे सेम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं मैमल का। यहाँ पे सबसे पहले टीचर क्या करेगा, कुछ कैटेगरी फॉर्म करके नहीं देगा, वो रैंडम दे रहा है, रैंडम बता रहा है एग्जाम्पल्स लाइक डॉग, फ्रॉग, वेल, लिजार्ड, कैट, ईगल, काउ, क्रोकोडाइल। उसने बोला और कहा बच्चों से अब तुम ऑब्जर्व करो कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या है, इन्हें ग्रुप करो। तो बच्चे क्या है, हाइपोथेसिस बनाएंगे कि हाँ डॉग, लाइक कुछ बच्चे बनाएंगे डॉग, कैट, काउ एक में होंगे, कुछ बच्चे अलग अलग ग्रुपिंग करेंगे बच्चे, कुछ कहेंगे डॉग, वेल, कैट, काउ एक ग्रुप में बनाएंगे। क्योंकि उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कहेंगे हाँ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि इनमें फर होता है, हेयर पाया जाता है, यंग वंस को बर्थ देते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं। तो ये जब हाइपोथेसिस टीचर्स तक पहुंचेगी तो टीचर कंफर्म कर देगा कि हाँ तुम लोग सही कॉन्सेप्ट को पकड़े हो। आज हम मैमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और वेल्स और डॉग क्योंकि बहुत मैमल्स ही हैं, भले एक लैंड पे रहता है और एक वाटर पे, देन ऑल्सो दे आर मैमल्स। तो ये एग्जाम्पल था अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मॉडल का। अब हम देखेंगे CAM के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले है एडवांटेजेस। CAM इनहेंस करता है क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में। बच्चे यहाँ पे जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप हो रही है, डाइवर्जन स्किल डेवलप हो रही है। बच्चे यहाँ रीजनिंग का, इंडक्टिव रीजनिंग का यूज कर रहे हैं, तो इनहांस कर रहा है क्रिटिकल थिंकिंग को। नेक्स्ट है इंकरेज एक्टिव लर्निंग। यहाँ पे इंकरेज करता है कि बच्चे पार्टिसिपेट करें क्लासरूम इंटरेक्शन में, वो हाइपोथेसिस को बनाएं, वो बोलें क्लासरूम में। तो ये बच्चे क्या है, यहाँ पे इंकरेज करें एक्टिव लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है एप्लीकेबल अक्रॉस डिसिप्लिन्स। ये हर डिसिप्लिन में यूज हो सकता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो। नेक्स्ट है सपोर्ट डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। क्या हर तरह के लर्निंग स्टाइल को सपोर्ट करता है, जैसे ऑडिटरी लर्नर्स हो गए या विजुअल लर्नर्स हो गए, सबके लिए यूजफुल है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि हम यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है टीचर स्टूडेंट का, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। चैलेंजिंग विदाउट प्रायर नॉलेज। अगर बच्चों को उस कॉन्सेप्ट के बारे में प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है बच्चे उस कॉन्सेप्ट तक पहुंच ही ना पाए, जो टीचर समझाना चाह रहा है वो समझ ही ना पाए। इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है फिर, और हो सकता हो वो टॉपिक बच्चों को आए ही ना। नेक्स्ट है नीड केयरफुल एग्जाम्पल सिलेक्शन। यहाँ पर टीचर को केयरफुल होना पड़ेगा कि जो एग्जाम्पल बच्चों को दे रहा है वो बहुत ही सही होने चाहिए, सटीक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाए और कॉन्सेप्ट को बच्चे समझ ही ना पाए। नेक्स्ट है नॉट आइडियल फॉर ऑल कंटेंट टाइप। ये हर तरह के टॉपिक के लिए आइडियल नहीं है। लाइक कुछ टॉपिक तो इजी होते हैं और कुछ टफ, तो लाइक नॉट नेसेसरी कि हर टफ टॉपिक के लिए भी एप्लीकेबल हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस की। कैम्प फोकस करता है प्रोसेस ओवर द कंटेंट। इसका सिर्फ ये फोकस नहीं है कि ये चीज़ तुम्हें बच्चे को पता चल जाए, नॉलेज मिल जाए, वो तो रोड मेमोराइजेशन से भी हो सकता है। कैम्प कहता है प्रोसेस के पे फोकस करता है, बच्चों में क्रिटिकल स्किल्स डेवलप हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप हो। नेक्स्ट है इनहैंस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कैम्प फोकस करता है बच्चों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, अच्छे से समझें कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट है इंकरेज साइंटिफिक थिंकिंग इन स्टूडेंट। कैम्प फोकस करता है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप्ड हो, क्योंकि वो इंडक्टिव रीजनिंग का यूज कर रहे हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं, वो एनालाइज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, तो इंकरेज करता है साइंटिफिक थिंकिंग को भी। नेक्स्ट है प्रमोट क्लासरूम इंटरेक्शन। कैम्प कहता है कि बच्चे इंटरेक्ट करें क्लासरूम में, एक्टिव पार्टिसिपेंट बने। तो कैम्प के ये थे एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट है रेफरेंसेस
और हमारा थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।